चलिए आज हम अगला टॉपिक अपना पढ़ते हैं। पिछले टॉपिक में किसी कुछ पूछना है तो बताइए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। चलिए देखिए, पिछला हमारा टॉपिक जो ख़त्म हुआ था वो था हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। और वो हमने इसलिए पहले पढ़ा था क्योंकि जब तक सामाजिक और धार्मिक सुधार नहीं होते हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन को नहीं चला सकते थे। ये उस समय के शिक्षित वर्ग को ये इस बात का अंदाज़ा था कि जब तक सभी नागरिक या सभी भारतीय एक नहीं हो जाते, यानी समाज में सुधार नहीं होता है, धार्मिक सुधार नहीं होता, तब तक हम लोग एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चला सकते। तो इसीलिए आज हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आखिर हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन क्यों चला? क्योंकि अगर बात करी जाए उपनिवेश की तो ऑस्ट्रेलिया भी उपनिवेश था ब्रिटेन का, लेकिन वहाँ पर इस तरह का राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चला। यानी हम जब विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ विपरीत तत्व ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से विरोध होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो औपनिवेशिक शासन हमारे यहाँ पर था उसके हित क्या थे और जो भारतीय थे उनके हित क्या थे। उन्हीं हितों के अंतर विरोध ने हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। अगर ये हित आपस में न टकराते तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन का उद्भव ना होता, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के औपनिवेशिक हित जो भारत को लेकर थे और जो भारतीय यहाँ रह रहे थे उनके जो हित थे, उनका आपस में जो अंतर विरोध था वही हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण बना। तो अगर इसमें हम पहले ब्रिटेन के या फिर इंग्लैंड के औपनिवेशिक हित या कॉलोनियल इंटरेस्ट को देखें तो उसमें पहला है आपका कि वो एक एकाधिकारी बाजार चाह रहे थे, एक मोनोपोलाइज्ड मार्केट। क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिकरण पूर्ण हो चुका था और अब वो ऐसे बाजार की तलाश करते हैं जिस बाजार में सिर्फ इंग्लैंड का सामान बिके, किसी दूसरे यूरोपीय देश का या अन्य देश का सामान वहाँ ना बिके। इसीलिए उनका हित है कि वो भारत में एक एकाधिकारी बाजार का निर्माण करे, मोनोपोलाइज्ड मार्केट, ठीक है। दूसरा था कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप उनके यहाँ अब फैक्ट्रियाँ चल रही थी और उसके लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए और ये चाहते थे कि कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति होती रहे, यानी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। ये दूसरा इंटरेस्ट था उनका भारत में। और इसमें स्पेशली था आपका कॉटन, यानी इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में जो भी सामान बन रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसके लिए जो कच्चा माल है वो भारत से लगातार वहाँ पर सस्ते दाम में या कम दाम में पहुँचता रहे। तीसरा था वो था चीप लेबर, यानी कि सस्ता श्रम। क्योंकि किसी भी उत्पादन लागत में श्रम सबसे ज़्यादा लागत में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो श्रम का होता है। तो इसीलिए उनको चाहिए था भारत से सस्ता श्रम। इसीलिए आप देखेंगे कि वो लोग जहाँ पर भी चाय के बागान लगाएंगे, जैसे श्रीलंका वगैरह, अफ्रीका, या वहाँ पर वो भारतीयों को ले जाएंगे वहाँ पर श्रम करवाने के लिए, लेबर के रूप में, और वो लोग वहीं बस जाएंगे। ऐसे जो मज़दूर वहाँ जाकर रहने लगते हैं उनके लिए एक टर्म यूज़ किया गया है, गिरमिटिया मज़दूर। गिरमिटिया मजदूर जो भारत से दूसरे देश ले जाएंगे ये लोग और वहाँ पर क्या करवाएंगे, उनसे कोई ना कोई श्रम का कार्य करवाएंगे। गिरमिटिया मजदूर कहलाते हैं वो लोग, ठीक है। दूसरा उनका हित था ईसाई धर्म का प्रचार करना, क्रिश्चियनिटी को जो है उसका प्रोपोगेशन यहाँ पर करना। ये थे औपनिवेशिक हित। और इसके विपरीत भारतीयों के हित थे कि जो शोषण भारत में हो रहा था वो शोषण हर स्तर पर हो रहा था। भारतीयों का शोषण
राजनैतिक स्तर पर भी हो रहा था, पॉलिटिकल लेवल पर भी हो रहा था, यानी उनको भागीदारी नहीं दी जा रही थी। यहाँ पर जो सरकार थी वो चुनी हुई नहीं थी। सामाजिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर सोशियो कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन, और आर्थिक, सबसे महत्वपूर्ण था आर्थिक शोषण। इन सभी शोषण से भारतीयों को चाहिए थी मुक्ति। ये भारतीयों के हित थे और ये औपनिवेशिक हितों से मेल नहीं खाते थे। यही कारण है कि भारत में जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म होता है और वही आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में नजर आएगा। ठीक है, तो दूसरा हम ये देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उसमें ब्रिटिश शासन की प्रकृति कैसी थी। आखिर भारत में ब्रिटिश शासन क्यों चल रहा था? कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि वो भारत में शासन को आसानी से चला पा रहे थे। उसके लिए देखते हैं कि जो ब्रिटिश शासन था भारत में वो प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद पर आधारित था। यानी वो हमारे अभिभावक बनकर आए थे। वो कह रहे थे हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे, तुम लोग जो है असभ्य हो, जंगली हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। दूसरा था ब्रिटिश सुप्रीमेसी पर आधारित, ब्रिटिश सर्वोच्चता, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं पूरे विश्व में वही सर्वोच्च है, उनको कोई हरा नहीं सकता। तो संरक्षणवाद के अंतर्गत वो दो तरह की विचारधारा को लेकर आए। पहली थी गोरों के कंधों पर भार, यानी जो गोरे लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनके कंधों पर एक भार है। ठीक है, वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, ये लेकर आए हैं एंटोनियो ग्राम्शी। कौन लाया था? एंटोनियो ग्राम्शी। और इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो गोरे लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वेल कल्चर्ड हैं, और जो काले लोग हैं, खास तौर से जो भारतीय हैं, वो कैसे हैं? असभ्य और जंगली हैं, बर्बर हैं, बारबेरियंस हैं, अनएजुकेटेड हैं। तो हमारे कंधों पर तो भार है, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ पर आए हैं, इसको फैलाया। दूसरा देखिए उन्होंने फैलाया सोशल डार्विनिज्म, यानी सामाजिक डार्विनवाद। डार्विनवाद में है योग्यतम की उत्तरजीविता होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव करेगा। और इसको देने वाले थे हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। इसके अंतर्गत ये बोला गया कि जो गोरी प्रजाति होती है, जो वाइट रेस है, वो ब्लैक रेस से प्राकृतिक रूप से ही जो है श्रेष्ठ होती है, यानी नेचुरली वो उससे श्रेष्ठ है। तो सर्वाइवल का अधिकार किसको मिलता है? गोरे लोगों को। और तुम लोग हमारे लिए क्या करोगे? काम करोगे। इसके तो ये विचारधारा तोड़ना सबसे जरूरी था कि ये ब्रिटिशर्स हमारे वेल विशर नहीं हैं, ये हमारे शुभ चिंतक नहीं हैं। इसी विचारधारा को तोड़ेंगे और तब हमारे यहाँ पर शुरू होगा राष्ट्रीय आंदोलन, एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हमारे। तो अगले टॉपिक में अब हम देखेंगे कि किस तरह से इस विचारधारा को तोड़ा गया, किस तरह से इस शोषण से मुक्ति के प्रयास किए गए। ये अब अगले वाले उस टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, ओके।